आज हम पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ये आपके लेवाई के चैप्टर 5 में दिए हैं, लेकिन उनकी बेहतर एक्सप्लेनेशन मुझे जेटली के चैप्टर 3 में मिली, तो इसलिए मैं जेटली की बुक पे आ गई हूँ। बल्कि इससे आके उसका चैप्टर 2 भी हम पढ़ेंगे। जेटली की बुक का चैप्टर 2 जो है वो हमारे अक्सर मैथमेटिकल टूल्स जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। तो लेकिन स्टार्ट से पहले थोड़ी सी क्लासिकल मैकेनिक्स में रिवाइज करना चाहूँगी। क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो थी वो डिस्क्राइब हो जाती थी अगर हमें पार्टिकल की पोजीशन पता होती थी और मोमेंटम पता होता था। लेकिन क्योंकि हम वन डायमेंशन में हैं तो हम वेक्टर आर की बजाय एक्स पोजीशन लेंगे। तो एक्स और पी पता हो तो हमें पार्टिकल की स्टेट पता होती है। बल्कि एक्स और पी वेरिएबल्स को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो ये जो हमारे पास स्पेस बनेगी उसको फेस स्पेस बोलते हैं। और इस फेस स्पेस की मदद से हम कोई सी भी क्वांटिटी जो है ना सिस्टम की फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहें, हमें सिस्टम की एनर्जी पता है, हैमिल्टोनियन जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। तो इस हैमिल्टोनियन को अगर मोमेंटम के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे मोमेंटम और पोजीशन जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसलिए इसका ये जो v जो कि सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू p। तो यहाँ पे सिर्फ p के लिहाज से डिफरेंशिएशन आएगी, जो कि 2p/2m है, जो कि हमारा एक्चुअली वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी दे देता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सॉरी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे देता है। तो हमें इनिशियल पोजीशन पता है और चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता है। तो हम पोजीशन सॉरी किसी भी टाइम पे फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम अपने हैमिल्टोनियन को एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, तो जो है ये वाली पहली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और दूसरी टर्म का डिफरेंशियल जो है वो हमें फोर्स दे देगा। और फोर्स हमें पता है ये चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो हमें इनिशियल मोमेंटम पता है और चेंज इन मोमेंटम पता है, तो हम किसी भी टाइम पे मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो यूं हमारे पास इनिशियल स्टेट थी और वेरिएशन उसमें पता थी, तो हम किसी भी लेटर टाइम टी प्राइम पे पोजीशन और मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रिडिक्शन पावर थी क्लासिकल मैकेनिक्स में। हमने ये देखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या हमारे पास प्रिडिक्शन पावर है। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि सिस्टम की स्टेट कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर स्टेट पता चल गई तो स्टेट को यूज करते हुए हम फिजिकल क्वांटिटीज जैसे एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या उसका जी कंपोनेंट या स्पिन कैसे फाइंड करेंगे। और अगर स्टेट पता है किसी एक टाइम टी पे, तो किसी दूसरे टाइम टी प्राइम पे स्टेट कैसे फाइंड करेंगे। इसको हम कहते हैं कि ये टाइम एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में बताई हैं। सो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सॉर्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की समरी है। इसमें सबसे पहले आपकी स्टेट जो है वो एक स्टेट वेक्टर साई से डिफाइन होती है, और साई जो है वो हिल्बर्ट स्पेस का पार्ट है। हिल्बर्ट स्पेस हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जेटली के चैप्टर 2 में। और ये स्टेट वेक्टर में सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के लिए, साई से हम एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और स्पिन और एंगुलर मोमेंटम का जी कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। सुपरपोजिशन या सम ऑफ स्टेट वेक्टर्स भी एक स्टेट वेक्टर ही होता है। अगर हम कोई ऑब्जर्वेबल मेजर करना चाहते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करेगा। टू एवरी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी ए देयर एग्जिस्ट अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर ए। ठीक है। और उस लीनियर ऑपरेटर की जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो एक कंप्लीट बेसिस बनाएंगे। आपको याद होगा हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का सोल्यूशन किया था, तो हमारे पास उसके सोल्यूशन आए थे साई 1, साई 2, साई 3 अप टू साई n आए थे। तो वो ये सारे साई 1, 2, 3 अप टू n जो थे वो हमारी कंप्लीट बेसिस बनाते थे। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो अब मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल ए जो है वो कैसे आती है कि ऑपरेटर ए जो सा है वो एक्ट करता है साई पे। तो ये जो चीज़ हमें ये इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे एक्शन ऑफ ए ऑन साई नज़र आ रहा है। तो साई को हमने पहले इस तरह पढ़ा था, ये साई जो है ना
इन टर्म्स ऑफ बेसिस लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये वेक्टर आर की फॉर्म में है, लेकिन इसको मैं वेक्टर पोजीशन ये टाइम की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कि ये साई टी है, तो ये हमारे पास बेसिस हैं साई 1 साई 2 अप टू साई n, तो इसकी फॉर्म में आ गया है। तो जब ऑपरेटर ए साई टी पे एक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कोई आइगन वैल्यू आती है उसकी ए सब n, और फिर उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट वेक्टर होता है या बेसिस वेक्टर होता है, स्टेट हमारे सिस्टम की स्टेट उसमें चेंज हो जाती है। इसको यूं भी हम कहते हैं कि सिस्टम साई n में कोलैप्स कर गया है। तो जो ए की मेजरमेंट से रिजल्ट आता है वो उसकी आइगन वैल्यूज में से ही कोई वैल्यू आ सकती है। तो यानी जो हमारा सिस्टम है वो ये बेसिस वेक्टर्स में से ही किसी में कोलैप्स कर सकता है। अब हमें सिस्टम की स्टेट पता चल गई जो कि साई है, और उसके ऊपर अगर हमने कोई उसकी फॉर एग्जांपल एनर्जी फाइंड करनी है तो हमने ऑपरेटर हैमिल्टोनियन उसका ऑपरेटर होता है एनर्जी का, वो अप्लाई करते हैं। लेकिन किसी फ्यूचर टाइम में हम सिस्टम की स्टेट नहीं बता सकते, उसकी निस्बत हमारे पास हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी सर्टन एनर्जी की आइगन वैल्यू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या कोई एनर्जी की बजाय अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम हो या कोई पोजीशन हो तो उसकी वैल्यू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी है वो डिपेंड करेगी कि हमारे जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल जो हमारे हाइड्रोजन एटम के क्वांटम नंबर्स थे, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम और स्पिन, ये सारे डिस्क्रीट थे। तो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा या कंटिन्यूस वेरिएबल होगा तो फार्मूला थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन उसकी जनरल फॉर्म सेम है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है डिस्क्रीट केस में। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू जो है वो उस वक्त जब हमारी एनर्जी की वैल्यूज जो सी हैं वो नॉन डीजेनरेट हो। तो ये हमारे न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर है, एक बेसिस वो एनर्जी आइगन वैल्यू जिसके कोरस्पॉन्डिंग साई n एग्जिस्ट करता है, सॉरी वो स्टेट जिसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ए एन है वो उसकी टोटल स्टेट के साथ स्केलर प्रोडक्ट है, और फिर टोटल स्टेट के नॉर्मलाइज स्टेट से नॉर्मलाइज किया गया है। टोटल स्टेट के नॉर्मलाइजेशन से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो अगर हमारे पास सिस्टम डीजेनरेट हो तो क्या है कि अगर डीजेनरेसी m हो तो जो हमारी आइगन वैल्यू आती है उसके ऊपर समेशन आ जाता है। हाइड्रोजन एटम के केस में जब हमारा सेकंड शेल था तो उसकी डीजेनरेसी 2n² से हम कैलकुलेट करते थे, वो 8 आती थी। तो इसका मतलब है इस केस में हमारा जो है ना वो समेशन 1 से लेकर 8 तक हो जाएगा। अगर हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हो तो हम ये कहेंगे कि हमारा वेरिएबल जो है वो ए है और वो उसकी रेंज ए से ए प्लस डी ए तक है। तो प्रोबेबिलिटी जो सी है वो भी एक स्मॉल रेंज में हम फाइंड करेंगे डीपी, और वो रेंज वेरिएबल की रेंज डी ए के लिए होगी। तो डीपी ओवर डी ए जो सी है वो ये इसी स्केलर प्रोडक्ट साई ए की स्केलर प्रोडक्ट टोटल स्टेट वेक्टर के साथ ये देगी, और ये जो साई का नॉर्मलाइजेशन है वो हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म में ये दे देगा। तो इन चीज़ों को हम चैप्टर 2 में दोबारा स्टडी करेंगे। तो हमारे जो एक कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल है वो पोजीशन है। तो x से x प्लस डी एक्स के दरमियान अगर हम पोजीशन मेजर करना चाहें तो वो उसकी आने डी एक्स में आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डी पी बाई डी एक्स होगी। हमारी सिस्टम का टाइम एवोल्यूशन जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताती है। आप देख सकते हैं कि ये वेरिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और ये किसके इक्वल है कि अगर उसके ऊपर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया जाए तो हैमिल्टोनियन की कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो ये हमें हमारे सिस्टम का टाइम एवोल्यूशन बताते हैं। हमारे सिस्टम की सिमेट्री जो है वो अगर फर्मियंस हो तो एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स, और उसमें स्पिन इंक्लूडेड है। और इसके लिए ये एक स्लेटर डिटर्मिनेंट है जो कि ये 2 स्टेट्स के लिए यहाँ पे लिखा है। इसमें
आप सिमेट्री से देख सकते हैं कि n स्टेट के लिए ये ऐसे एक्सपेंड किया जा सकता है। तो अगर बोसॉन हो जो इनका के वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है, उसमें आप सिंपली स्लेटर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास बोसॉन्स का भी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आ जाएगा। और अगर सिंपली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो आपके पास नेगेटिव साइंस वैसे ही रहेंगे डिटर्मिनेंट में, तो वो एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आपको बना देगा। मैथमेटिकल टूल्स में जो सबसे पहले चीज़ हम पढ़ेंगे वो लीनियर वेक्टर स्पेसेस का पढ़ेंगे। लीनियर वेक्टर स्पेसेस दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक टू सेट्स ऑफ एलिमेंट, और उन सेट्स ऑफ एलिमेंट्स पे हम अपने ऑपरेशंस या अलजेब्राइक रूल क्या लगा रहे हैं। तो अगर हमारे पास जो टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं उनमें से एक को हम कहेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम ग्रीक लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे साई, काई, फाई, अल्फा, बीटा, गामा। आपको पता है वेक्टर्स की एक्चुअली नोटेशन हमारे वही जनरल वेक्टर की डेफिनेशन से आई है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ये वेक्टर्स के कुछ मैंने एग्जांपल्स इधर लिखी हैं। ये वेक्टर, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। लेकिन वेक्टर्स सिर्फ ये हमारे सिंपल वेक्टर्स नहीं होंगे जिनको हम फिजिक्स में पढ़ते आए हैं और जो कि एक एरो से हम प्रेजेंट करते थे। उसकी बजाय आपके वेक्टर्स जो से वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी वेक्टर्स हो सकते हैं, मैट्रिसेस भी वेक्टर्स बनाते हैं, पोलिनोमियल्स जो सी हैं जो लेस देन डिग्री n होंगी, जैसे ये कुछ पोलिनोमियल्स इधर मैंने दिखाई हैं, ये भी आपके वेक्टर्स बनाती हैं। और फिर दूसरा सेट ऑफ एलिमेंट जो होगा वो स्केलर्स होता है। तो स्केलर्स जैसे कि आप जानते हैं उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये स्केलर्स जो हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ये 3 वीडियोस के मैंने लिंक दिए हैं, इन पे ये जो है ना कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है लीनियर वेक्टर स्पेसेस की, वो आप देख लीजिएगा। मुझे अच्छी लगी थी। तो ये इसमें ये वेक्टर्स मैट्रिसेस की भी मैंने कुछ एग्जांपल्स डाल दिए। अब लीनियर वेक्टर स्पेस वो होती है कि अगर उसमें दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो एक जो रिजल्टेंट वेक्टर हो वो उसी वेक्टर स्पेस का पार्ट हो, और अगर वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, नंबर से मल्टीप्लाई करने को हम स्केल करना कहते हैं, तो अगर किसी वेक्टर को स्केल किया जाए तो भी रिजल्टेंट वेक्टर उसी वेक्टर स्पेस का पार्ट हो, तो ऐसी वेक्टर स्पेस को हम लीनियर वेक्टर स्पेस कहते हैं। ऐसे सेट को, सेट ऑफ एलिमेंट्स को आप कह लें, हम लीनियर वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो इसी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए दो अलजेब्राइक रूल डिफाइन किए गए थे कि वेक्टर्स को हम ऐड कर सकें, वेक्टर एडिशन हमारे पास होनी चाहिए, और वेक्टर्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो हमें आनी चाहिए। तो वेक्टर की जो एडिशन है वो एबिलियन ग्रुप बनाती है, तो इसलिए मैंने एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो हैं यहाँ पे लिखी हैं। ग्रुप जो है वो सेट ऑफ नंबर्स या एलिमेंट्स होता है जो कि ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है: क्लोजर, एडिटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस, इनवर्स की एग्जिस्टेंस और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस। क्लोजर का मतलब है कि अगर एक्स और वाई जो हैं वो आपके सेट को बिलोंग करते हैं तो उसका सम भी जो है वो आपके सेट को बिलोंग करेगा। आप देखें, अगर आप ये नेचुरल नंबर्स को देखें, इसका ऑपरेशन जो है वो मैं सब्ट्रैक्शन का लूँ तो ये इसके लिहाज से क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 माइनस 2 लूँ तो रिजल्ट -1 आता है। तो 1 और 2 तो सेट में है लेकिन -1 इस सेट का हिस्सा नहीं, तो इसलिए ये वाला सेट जो है वो क्लोज्ड नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह होल इंटीजर्स का जो सेट है जो कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक सारी इंटीजर्स हैं, ये क्लोज नहीं है अंडर डिवीजन। आप 1 डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो 0.5 आता है। 1 और 2 दोनों इस सेट का पार्ट हैं लेकिन 0.5 तो इस सेट का पार्ट नहीं है, तो इसलिए जी जो सा है वो क्लोज्ड अंडर डिवीजन नहीं है। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और क्लोजर प्रॉपर्टी को हमें चेक करना जो सा ज़रूरी होता है कि अगर x प्लस वाई जो सा वो भी सेट का पार्ट है कि नहीं। एडिटिव आइडेंटिटी जो सी है हर सेट की यूनिक होती है। ये एक ऐसा एलिमेंट है कि इसको किसी भी सेट के साथ ऐड करें तो वो उस सेट नहीं सॉरी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो उस एलिमेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखें, एडिटिव आइडेंटिटी को हमने 0 से शो किया तो 0 प्लस एक्स करें या x प्लस 0 करें तो रिजल्ट x ही आता है, तो उसने x पे कोई फर्क ही नहीं डाला। इनवर्स जो है वो
हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट दूसरा एग्जिस्ट करता है जिसको हम -x से डिनोट करते हैं, सच दैट के x में -x का ऐड करें या -x में x ऐड करें, रिजल्ट आपका एडिटिव आइडेंटिटी आता है या 0 आता है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास ये 3 नंबर्स हैं x, y, z, इन तीनों को आपने ऐड किया है तो आप पहले y और z को ऐड करके इसमें x ऐड करें या x और y को ऐड करके फिर इसमें z ऐड करें, आपका रिजल्ट सेम रहेगा। तो यानी इस एडिशन में जो है ना वो ग्रुप मैटर नहीं करता कि पहले कौन से 2 को आप ऐड करके तो तीसरा उसमें सबसे आखिर में ऐड करें, रिजल्ट आपका सेम रहता है। और फिर ये 4 प्रॉपर्टीज से तो आपका ग्रुप बन जाता है, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स जो है वो ग्रुप बन जाता है। लेकिन अगर ग्रुप में ये हो कि ग्रुप में एडिशन का ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, आप y प्लस एक्स लें या x प्लस वाई लें, रिजल्ट आपका सेम आ जाए, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप। प्लीज नोट के सारे ग्रुप जो हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते। जैसे मैट्रिसेस का ग्रुप अगर आप ले लें अंडर मल्टीप्लिकेशन तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता। आप चलें मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने के लिए मैं ना स्क्वायर मैट्रिसेस ले लेती हूँ, तो जो ए बी आती है मैट्रिसेस की प्रोडक्ट वो बी ए की इक्वल नहीं होती। तो ये हमारे एडिशन के रूल हैं वेक्टर्स के लिए कि वेक्टर्स जो है ना हमारे एबिलियन ग्रुप बना रहे हैं, इसकी ये क्लोजर, एडिटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करते हैं हमारे वेक्टर्स, और साथ साथ ये इनकी एडिशन कम्यूटेटिव भी होती है। मल्टीप्लिकेशन का रूल, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर होती है, तो ये हमें एक और वेक्टर देती है। तो b को अगर हम साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो b साई एक वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस को ही बिलोंग करेगा। और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह की है कि अगर आप एडिशन वेक्टर्स की ले लें और फिर उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो या 2 स्केलर्स की एडिशन ले लें और उसके साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करें। तो इसमें आप ये पहले ये इसको देखें जिसमें 2 वेक्टर्स ऐड हैं और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। इसमें अगर आप स्केलर से अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दें दोनों वेक्टर्स को और फिर सम करें तो रिजल्ट सेम आता है। और यहाँ पे अगर आप ये स्केलर्स को सम करके वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे अगर आप स्केलर को पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और फिर सम करें तो आपका रिजल्ट सेम आता है। और एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि अगर आप b को साइज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर a को b साइज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट सेम आएगा कि पहले आप a और b को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर एंड पे साइज से मल्टीप्लाई करें। और फिर हमारे पास एक यूनिटरी और जीरो स्केलर होना चाहिए। यूनिटरी स्केलर का बिहेवियर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसा होगा। क्यों? क्योंकि जब वो वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर वैसे का वैसा ही आ गया, ये आई साई आई इज इक्वल टू साई है। और जीरो स्केलर जो है वो हमें एक नल वेक्टर दे देता है, जीरो वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर जिसको आप कह लें, वो देता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस में सबसे पहले तो हमारे ये सिंपल जो एरो की शेप में जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो वाले वेक्टर्स हैं। तो ये वाले वेक्टर्स आपको पता है ये हमारे 1 डायमेंशनल वेक्टर हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल है, इनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में हमारे n डायमेंशनल वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो वेक्टर्स जब हमारे रियल नंबर्स के साथ उनको हम कंबाइन करें और वो हमारे वेक्टर स्पेसेस बनाते हैं। ऑफ कोर्स वेक्टर्स के लिए एडिशन डिफाइंड है और रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेक्टर्स के साथ डिफाइन होगी। अगर रियल नंबर की बजाय हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लें और वेक्टर्स के साथ उसको कंबाइन करके हम अपनी वेक्टर स्पेसेस बना सकते हैं। तो ये वेक्टर्स को नंबर्स की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है इधर। आपको पता है मैंने यहाँ पे सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टी शो की है, लेकिन आपको पता है एसोसिएटिविटी और एडिटिव आइडेंटिटी भी इसी तरह शो की जा सकती है। अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एज अ वेक्टर ट्रीट करें, उसको रियल नंबर के साथ
रियल नंबर्स के साथ उसका सेट बनाएं तो वो भी एक वेक्टर स्पेसिस होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ जो सेट होगा वो भी एक लीनियर वेक्टर स्पेस बनाएगा। फिर हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं। मैट्रिसेस जहाँ पे मैंने 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो 3x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स को अगर रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एक 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही रहता है। ये और इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो एक और 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो मैट्रिसेस विद रियल नंबर हमारी वेक्टर स्पेसिस बनाते हैं। तो मैट्रिसेस को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ले लें तो वो भी आपकी एक वेक्टर स्पेस बनाएंगे। फिर सबसे अंत पे हमारी पोलिनोमियल्स है। पोलिनोमियल्स को अगर रियल नंबर्स के साथ लीनियर वेक्टर स्पेसिस वो हमारी बना सकते हैं। तो ये दो पोलिनोमियल्स को ऐड करें तो एक और पोलिनोमियल आ जाएगी। इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टिल पोलिनोमियल ही रहती है। तो पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n विद कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा लीनियर वेक्टर स्पेस बनाता है। तो ये सारी वेक्टर स्पेसिस का टॉपिक यहाँ खत्म होगा, लेकिन आप बुक से कुछ एग्जांपल्स देख के कर लीजिएगा, वो मैं होमवर्क में दे दूंगी।